my channel. So in this video we'll cover the Hindu Marriage Act 1955. इसमें हमारे होते हैं टोटल सेक्शंस 1 से लेके सेक्शन 10 और हम सारे के सारे सेक्शन इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर दी गई है एप्लीकेबिलिटी की. ये जो है हमारा सेक्शन 2 है. तो अगर ये सेक्शन 2 है तो सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 मोस्टली हर एक्ट में सेक्शन 1 जो होता है वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट होता है कि इसका टाइटल क्या है और ये कहाँ तक सीमित है. पहले तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरा हिंदू डोमिसाइल में था, लेकिन अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट है इसलिए ये सारे हिंदू डोमिसाइल कंट्रीज़ में हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो होता है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पहले जम्मू एंड कश्मीर की थी बट अब नहीं है. तो सेक्शन 1 तो हमारा यही था, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट. तो सेक्शन 2 से ही शुरू करते हैं. एप्लीकेबिलिटी ये कहाँ है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू हिंदूज इंक्लूडिंग सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट. सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब पे अप्लाई होता है, लेकिन किस पर अप्लाई नहीं होता? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन. जो ये सब है, मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, तो उन पे ये सब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता. सिर्फ ये हिंदूज के लिए है. और हिंदूज में वो किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं? सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट को. ये उनको भी इंक्लूड करते हैं जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और जो हिंदू के डिवोटीज होते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है इज टू रेगुलेट हिंदू मैरिज एंड प्रोवाइड फॉर मैटर्स. तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है, टू रेगुलेट हिंदू मैरिज एंड प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज इंक्लूडिंग कंडीशन, सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन. जो भी सेरेमनीज, कैसे कंडीशंस और जो भी हम इस सब में पढ़ेंगे, यही इसका ऑब्जेक्टिव है. मीन ये कोई सेक्शन तो नहीं है, बट ये सिर्फ एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया है कि ये एक्ट बना क्यों है. वो ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बना है. ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 3 की. तो सेक्शन 3 में हमारी डेफिनेशन आ जाती है. डेफिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा सेक्शन 3 में आएगा. सेक्शन 1 क्या था हमारा कि इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट क्या है. सेक्शन 2 एप्लीकेशन था. नाउ सेक्शन 3 जिसमें क्या मेंशन है? डेफिनेशन मेंशन है इसी एक्ट की. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि अ पर्सन हु इज़ अ हिंदू including Brahmo, Prarthana and Arya Samaj, anyone who is Buddhist, Jain or Sikh, except Muslim, Christian, Parsi और Jew by religion. इसको हम इस तरीके से डिफाइन बना के लिखेंगे. द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ SC और ST, द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, unless the central government specifies. The term Hindu in this act also includes people although not by Hindu by religion are still covered. जो हिंदू by religion नहीं है बट वो फॉलो करते हैं. मतलब डेफिनेशन अपने आप से लिख सकते हैं, नो डाउट. पॉइंट ये है यहाँ पर कि सेक्शन 1 मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट का. सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी है एंड सेक्शन 3 में आप डेफिनेशन लिख देना. ठीक है, सेक्शन 3 में जब आप ये लिख देंगे तब हम बढ़ेंगे सेक्शन 4 की तरफ. अब सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 में क्या आएगा? ओवर राइडिंग आएगा भाई. हर एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट आएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी बाद में. पहले हम ये कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ अ हिंदू मैरिज. ठीक है, ये सेक्शन 5 आएगा कि बोथ पार्टीज को हिंदू होना ज़रूरी है. दोनों में से एक पार्टी का भी स्पाउस नहीं होना चाहिए जब आप मैरिज कर रहे हो, वरना मैरिज नहीं मानी जाती. ये तो सबको पता ही होगा. दोनों में से कोई भी पार्टी अनसाउंडेड माइंड की नहीं होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए. एक उनको वैलिड कंसेंट होना चाहिए. ठीक है, द ब्राइड शुड भी, मतलब ये तो पता ही होगा कि दोनों की ये एज, गर्ल है, फीमेल की एज है 18 ईयर्स ऑफ मैरिज एंड बॉयज़ की एज है 21 ईयर्स ऑफ मैरिज. तो ये ऐसी कंडीशन है तभी आपकी हिंदू मैरिज जो है वो लीगल मानी जाती है. ठीक है, आपने
चलो अब यहाँ पर क्या पॉइंट था, ये ओवर राइडिंग इफेक्ट का है ना, जिसको अभी हम कह रहे थे जो सेक्शन 4 है ना, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। तो ये क्या था हमारा सेक्शन 4। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं वो कि जो भी पुराने जितने भी सेक्शंस बने हैं, एक्ट्स बने हैं, जो कुछ भी बना है उसको रिप्लेस नई वाली चीज़ करेगी। अगर कुछ केस आता है तो उसमें नए वाले एक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू जो पहले था। तो जो नया वाला एक्ट है वो रूल करेगा, पुराना वाला एक्ट रूल नहीं करेगा, उसको नए वाला एक्ट रिप्लेस करेगा जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या था हमारा, टाइटल एंड एक्सटेंट। 2 क्या था, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। 3 क्या था, डेफिनेशन। 4 क्या था, इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट। 5 क्या था, कंडीशन। ठीक है, 5 क्या था इसका, कंडीशन। इसके नीचे ये सेरेमनीज है, वो देख लेते हैं पहले। सेक्शन क्या था ये, 7। 6 नहीं, 7। 6 बताऊंगी क्या है, पहले 7 देख लेते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज बोथ ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। दिस इंक्लूड सतापदी, मतलब कि जो हमारे वो होते हैं, वोज जो होते हैं, जो हमारे 7 वोज जो होते हैं वो इंक्लूड करता है। तो पहले तो एक चीज़ ये इंक्लूड करता है कि सेरेमनी ये हो सकती है, एंड द एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स। ठीक है, तो सेरेमनीज क्या बोलिए कि आप सेरेमनीज तो कैसे भी कर सकते हो, बट वो लीगल होनी चाहिए। जैसे कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, आप कस्टमरी मैरिज कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल मैरिज कर सकते हो, आप 7 वोज ले सकते हो, सिख की जैसे मैरिज हो सकती है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स क्या होता है, क्या जो जिसे हम कहते हैं ना वरमाला, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स। तो वो कह रहे हैं सेरेमनीज जो होती है हम वो कैसी भी कर सकते हैं अपने रिचुअल के, अपनी कस्टमरी के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि ये सतापति इंक्लूड होता है। क्या होता है सतापति, 7 वोस, जो हम 7 स्टेप लेते हैं फायर के अराउंड। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेक्शन 6 है जो कि आई डिडंट टेल यू, वो ओमिटेड हो गया है। क्या था सेक्शन 6 में, इसमें भी एक मैरिज का ही था जो कि चाइल्ड मैरिज से रिस्ट्रेन हो गया, वो था सेक्शन 6। ठीक है, कि चाइल्ड मैरिज नहीं करानी, वो उससे ओमिटेड हो गया। पहले वहाँ पे था गार्डियनशिप इन मैरिज विच इज़ ओमिटेड बाय नाउ द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 omitted, 7। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या है, रजिस्ट्रेशन है। किसका रजिस्ट्रेशन है, हिंदू मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये रहा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। क्या लिखा है यहाँ पे, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस वाइल रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द मैरिज। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लीगली एक वैसे करवा लो तो बेटर ही रहता है। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो, कोर्ट के चक्कर लगे तो इट विल इससे स्ट्रांग हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं मैंडेटरी तो नहीं है सबके लिए, बट इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द मैरिज, कि हाँ कि आपकी जो शादी है वो वैलिड मानी जाएगी। किस में आएगा ये, सेक्शन 8 में। हमारे 2 सेक्शंस रह गए। कौन कौन से सेक्शंस रह गए, एक तो हमारा रह गया रेस्टिट्यूशन, मैंने बताया ना अमेंडमेंट की, ये था अमेंडमेंट जो ओमिट हुआ है। ठीक है, अच्छा एक तो हमारा रह गया जो कि अब हम इकट्ठे करने वाले हैं, हमारा रह गया है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। जो इसमें ये वाला पार्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये हमारा सेक्शन 9 है, एंड जो ये जुडिशियल सेपरेशन है ये हमारा सेक्शन 10 है। तब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या कहता है, द एक्ट प्रोवाइड्स सीकिंग फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इफ अ स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम द अदर रीजनेबल एक्सक्यूज, इट अलाउज जुडिशियल सेपरेशन। चलो पहले अब ये ऐसे नहीं समझते, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तभी तो हमने लिखे हैं। क्या है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स,
देख लेते हैं। राम एंड सीता आर अ मैरिड कपल, ये दोनों भाई मैरिड कपल हैं, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन disagreements and dispute, Ram decided to leave their martial house and live separately. अब वो कह रहा है कि यहाँ पे राम और सीता, ठीक है, ये सीता लगा लेते हैं, ये राम है और ये सीता है। इन दोनों बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट्स हो गए भाई, फाइट्स हो गई, डिसएग्रीमेंट्स हो गए। तो ये राम ने डिसाइड करा कि मैं अलग जाकर रहूँगा, सीता से अलग रहूँगा। लेकिन सीता वांटिंग टू रिस्टोर देयर मार्शल रिलेशन, सीता नहीं चाहती है ऐसा, सीता चाहती है वो मार्शल रिलेशनशिप में ही रहे, मतलब मैरिज वाले रिलेशनशिप में ही रहे इसके साथ। तो सीता ने एक पिटीशन डाल दी सीकिंग ROCR, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट डाल दी। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया राम को कि वापस सीता के पास आकर रहो। तो क्या बताना चाहती हूँ मैं इससे, एक आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा बता दी। क्या? अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती है तो कोर्ट में, आपको भी पति या पत्नी छोड़ के चला जाए तो कोर्ट में ROCR की पिटीशन डाल दो, कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, उस व्यक्ति को आपके पास आकर रहना पड़ेगा जब तक आप लोगों का या तो सेटलमेंट ना हो जाए या जब तक आप लोगों का डाइवोर्स हो जाए। तो मेरे ख्याल से ROCR सेक्शन 9 तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं जुडिशियल सेपरेशन में क्या है, ठीक है। तो ये ना हमारा जुडिशियल सेपरेशन। अच्छा, अब हमने यहीं से एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ राम एंड सीता आफ्टर ट्राइंग टू लिव टुगेदर अगेन। चलो, यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने ट्राई करा, जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया उनको रेस्टिट्यूशन, इट बिकम एविडेंट दैट देयर डिफरेंसेस आर इररिकंसिलेबल, दे डिसाइडेड टू फाइल अ जुडिशियल सेपरेशन। अब ये हमारे राम जी थे और ये हमारी सीता जी थी, ठीक है। ये राम सीता ह्यूमन बींग्स वाले लिए मैंने, भगवान, ठीक है। तो दे डिसाइडेड टू फाइल फॉर जुडिशियल सेपरेशन। अब ये राम तो आकर ही सीता के साथ एक ही घर में रहने लग गए थे, लेकिन फिर भी इनकी नहीं बन रही, तो ये दोनों जुडिशियल सेपरेशन पे गए। द कोर्ट ग्रांट्स द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अलाउइंग राम एंड सीता टू लिव अपार्ट वाइल स्टिल लीगली मैरिड। मतलब जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डाइवोर्स। तो अब यहाँ पर क्या कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, अलग रह सकते हो शादी के बाद भी, तुम मैरिड हो लेकिन तुम अलग रह सकते हो बिन डाइवोर्स के, इसको हम कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। तो इन दिस सिनेरियो राम एंड सीता हैव ऑब्टेन्ड जुडिशियल सेपरेशन विच प्रोवाइड्स देम लीगल रिलीफ फ्रॉम डिफिकल्टीज। ये कुछ टाइम का रिलीफ मिल जाए कि दोनों चलो अलग अलग रह लो, अपने आप को शांत कर लो, क्या पता तुम्हारी वापस सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। कुछ टाइम के रिलीफ के लिए जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता है, ये फॉर अ टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 महीने मैक्सिमम, मैंने 3 महीने का ही देखा, बाकी ये 6 महीने भी होता तो आई डोंट नो, बट इसमें एक टाइम दे दिया जाता है। इन देयर मैरिज विदाउट एक्चुअली एंडिंग इट, मतलब मैरिज एंड नहीं होती इसमें, सिर्फ थोड़े टाइम का रिलीफ दे दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए सेपरेट कर दिया जाता है एक दूसरे को, थोड़े टाइम के लिए अलग अलग हो जाते हैं ये। They are no longer obliged to cohabit and their rights and responsibility to each other are alterated. It's worth mentioning that if a couple has been judicially separated for a specific period and they still find it untenable to continue, they can later find out, अगर उनको अलग रहने के बाद भी लगता है कि नहीं होगा तो वो डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बीच का डिफरेंस। ये था सेक्शन 9 हमारा, ये था सेक्शन 10 हमारा, और इसी के साथ हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ओवर।